अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज तृतीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़ा सा जल्दी तृतीय कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं, समय अभाव कुछ है किस कारणवश से। और आज तृतीय कक्षा में हम लोग जो विषय चर्चा करने जा रहे हैं उसमें विशेष करके पिछले कक्षा में जो विषय पढ़े थे उसी का आगे पढ़ेंगे। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण के विषय में थोड़ा बहुत हम लोगों को जानकारी हुआ था और आज तिथि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तिथि किसको कहा जाता है? तिथि सूर्य और चंद्र का गति का अंतर को तिथि कहा जाता है। सूर्य चंद्रयोर गत्यंतरम तिथि ही। सूर्य एक दिन में लगभग प्रायः 1 डिग्री गति करता है और चंद्रमा जो है वो 13 डिग्री गति करता है। 13 से 1 घटाते हैं तो 12। इसीलिए सूर्य चंद्र की जो गति का अंतर है वो द्वादश अंशात्मक होता है, 12 अंश का रहता है, 12 डिग्री का। उसी को तिथि कहा जाता है। और ये तिथि का संबंध चंद्रमान से है, मतलब तिथि चंद्र दिन को ही कहा जाता है। तो हम विशेष करके 4 व्यवहार मान के विषय में आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोग नोट कर लीजिए, सूर्य और चंद्रमा का गति अंतर को तिथि कहा जाता है। गति अंतर को तिथि कहा जाता है। और तिथि एक चांद्रमास में 30 तिथियां होते हैं। जो 30 तिथि है वो शुक्ल पक्ष में 15 तिथि और कृष्ण पक्ष में 15। शुक्ल पक्ष में 15 और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथि होते हैं। अभी हम लोग यह भी चर्चा करेंगे, जो तिथि 15-15 होते हैं, शुक्ल पक्ष में 15, कृष्ण पक्ष में 15, ये तिथि का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ के विषय जब आता है कभी शून्य बिंदु में हम लोगों को जाना पड़ता है। शून्य बिंदु चंद्रमास में शून्य बिंदु कहाँ से शुरू होता है? ना सूर्य और चंद्रमा के जहां अंतर का अभाव हो जाए वहां शून्य हो जाएगा। क्योंकि अभी परिभाषा हम लोग क्या पढ़े तिथि का? सूर्य और चंद्रमा के गति के अंतर को तिथि कहा जाता है। तभी उनका जो अभाव होगा, गति का अंतर अभाव होगा, वो कहाँ पे होगा? ना अमावस्या के अंत में होगा। अमांत जिसको कहा जाता है, इसको भी नोट कीजिए। अमांत में सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर अभाव होता है, गत्यंतर अभाव। गत्यंतर का अभाव मतलब सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर कितना होता है? ना 0 अंश का होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। अमावस्या के अंत जो है वो कृष्ण पक्ष के 15वां तिथि जो है वो अमावस्या है। और उसी अमावस्या के अंतिम तिथि, कृष्ण पक्ष का अंतिम तिथि क्या है? अमावस्या है। और उसी को अमावस्या के अंत को अमांत कहा जाता है। अमांत में सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होगा तब क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर प्रतिपदा के अंत में, प्रतिपद के अंत में जाकर 12 अंश का हो जाएगा। द्वितीया के अंत में, शुक्ल पक्ष में द्वितीया के अंत में 24 अंश का हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा के अंतर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब कौन आगे चल रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा की गति तीव्र होने के कारण सूर्य को पीछे छोड़ करके चंद्रमा धीरे धीरे आगे निकलता जाएगा और सूर्य से चंद्रमा की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जितना अंशात्मक मान बढ़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? तिथि कहेंगे। प्रतिपदांत में 12 अंश का अंतर, द्वितीयांत में 24 अंश का और तृतीयांत में कितना होगा? 36 अंश का। इसी तरह
चतुर्थी के अंत में कितना होगा? 48 अंश। 15वां तिथि, शुक्ल पक्ष की 15वां तिथि क्या होती है? इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 15वां तिथि जो है वो क्या है? पूर्णिमा है। और यह तिथि का अंतर, सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर पूर्णिमा अंत में कितना हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। क्यों 180 अंश का होगा? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर 180 अंश मतलब 6 राशि। क्योंकि हम लोगों को पता है एक तिथि 12 अंश का है, 12 को 15 में गुणा करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा? 180 अंश मिलेगा। अर्थात पूर्णिमा अंत में सूर्य और चंद्रमा के गति का अंतर कितना होगा? 180 अंश 6 राशि का। क्योंकि एक राशि में कितने अंश होते हैं? संपूर्ण चक्र जो है वो कितना ना 12 राशि का रहता है। कितने भाग होता है? एक 12 राशि संपूर्ण चक्र में 360 अंश होते हैं और 360 अंश में 12 राशि है तो एक राशि में कितने अंश होंगे? 30 अंश होंगे। 360 को किसमें भाग देंगे? 12 में भाग देंगे तो एक राशि कितने अंश का हो जाएगा? 130 अंश का हो जाएगा। तभी 6 राशि 180 अंश जो होगा वो आधा होगा 360 का, इसलिए 180 अंश का अर्थ यह हुआ 6 राशि, क्योंकि 6 को 30 में गुणा करेंगे तो 180 अंश का हो जाएगा। प्रत्येक खंड 30 अंश का रहेगा। ठीक है। इसी तरह संपूर्ण भवचक्र भी इसी को कहा जाता है। राशि चक्र व भवचक्र इसी को कहा जाता है। 30 अंश का होगा। और जैसे जैसे सूर्य से चंद्रमा की गति बढ़ती जाएगी, चंद्रमा की गति तीव्र है, इसी कारण से सूर्य को पीछे छोड़ करके चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तिथि भी बढ़ती जाएगी। और यह तिथि का अंतर पूर्णिमा अंत में 180 अंश हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष के जब पूर्णिमांत खत्म हो जाएगा उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदांत में, प्रतिपद में क्या होगी? 180 में 12 जुड़ जाएगा, कितना होगा? 192। इसी तरह फिर से प्रतिपदा के बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीया में उसमें और 12 जोड़ दीजिए द्वितीया तिथि में, कितना हो जाएगी? 204 अंश। इसी तरह बढ़ते बढ़ते अमांत में जाके, अमावस्या के अंत में सूर्य और चंद्रमा का अंतर 360 अंश मतलब संपूर्ण 12 राशि का अंतर। 360 अंश मतलब पूरा 0 पॉइंट में, 0 बिंदु में जैसे दोनों एक साथ मिलके रह जाएंगे। अभी इसका अर्थ हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हम जब जन्म कुंडली देखेंगे, जन्म कुंडली में भी ये हमको दिखने लगेगा। और जन्म कुंडली में आप जो प्रतिपदा में जन्म है, जिस शिशु का जन्म शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में है, उसके जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आपको दिखेंगे। अमावस्या के अंत में जिसका जन्म होगा उसके कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा एक साथ आपको दिखने लगेंगे, एक साथ बैठे होंगे। और द्वितीया में सूर्य से चंद्रमा की दूरी 24 अंश मतलब एक राशि के अंदर है, क्योंकि एक राशि का मान कितना है? 30 अंश का है ना, इसीलिए 30 अंश के अंदर रहने के कारण द्वितीयांत में, द्वितीया के अंदर जिसका जन्म होगा उसके कुंडली में भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलकर बैठे हुए दिखाई। नेक्स्ट तृतीया में क्या होगी? धीरे धीरे सूर्य से चंद्रमा की दूरी बढ़ती जाएगी
और उसी तरह राशि भी परिवर्तन होने लगेंगे। आप एक एक करके कुंडली भी देख सकते हैं। कुंडली भी बनाएंगे तो उसमें भी जन्म के हिसाब से आप लोगों को कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की दूरी पता चल जाएगी, और उसी से आप तिथि भी, कौन सी तिथि में जन्म है, पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष में जन्म है या कृष्ण पक्ष में जन्म है, उसी के अनुसार आप कुंडली में देख सकते हैं कुंडली सही है या गलत है। इसका ज्ञान आपको सामान्य, ये सामान्य ज्ञान है और इस सामान्य ज्ञान आप लोगों के पास होना चाहिए। इसलिए ये बता रहे हैं, जहां सूर्य है उसी के साथ चंद्रमा यदि है तब शिशु क्या है, अमांत अर्थात अमावस्या के अंतिम अथवा चतुर्दशी के उत्तरार्ध काल में, अथवा प्रतिपदा में, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में, अथवा द्वितीया तिथि के प्रारंभ समय में जन्म होगा। सवा दो करके ऐसे तिथि का अंतर भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे किसी का अष्टमी में जन्म है, शुक्ल पक्ष के अष्टमी में यदि जन्म हो, इसको आप क्या कहेंगे, अष्टमी कहेंगे। सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितने राशि की होगी, 3 राशि की हो जाएगी। और किसी का यदि पूर्णिमांत में जन्म है, पूर्णिमा में जन्म है, अथवा पूर्णिमा के पिछले तिथि चतुर्दशी में, अथवा पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में जन्म हो, तभी क्या होगा, उसके चंद्रमा सूर्य से 6 राशि के बाद, मतलब संपूर्ण 7 राशि का दूरी रहेगी। सूर्य से चंद्रमा की दूरी 7वां राशि का रहेगी। इसी तरह जब कृष्ण पक्ष में अष्टमी में किसी का जन्म हो, व सार्ध सप्तमी में जन्म हो, अथवा नवमी के पूर्वार्ध में जन्म हो, उसके चंद्रमा सूर्य से 10वें घर में, 10वें स्थान में बैठा हुआ आपको कुंडली में नजर आएगा। तो कुंडली देख के आप तिथि का ज्ञान कर सकते हैं, अथवा तिथि से भी कुंडली का निर्णय आप लोग ले सकते हैं। ये आप लोगों को इसी प्रकार समझना चाहिए और कुंडली देखना चाहिए। कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, और सूर्य और चंद्रमा की दूरी तिथि को दर्शाता है। अभी इसके बाद आप लोगों को तिथि का सामान्य ज्ञान हो गया होगा। एक तिथि मतलब 12 अंश का अंतर, जो सूर्य चंद्रमा का गति का अंतर है, उसको तिथि कहा जाता है। और जैसे जैसे तिथि बढ़ती जाती है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेके पूर्णिमांत तक 6 राशि का अंतर रहता है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी। और कृष्ण पक्ष में भी उसी तरह धीरे धीरे दूरी 12 अंश बढ़ते बढ़ते जाकर के कितने अंश का हो जाता है ना, अमावस्या के अंतिम काल में सूर्य और चंद्रमा की दूरी 360 अंश का, मतलब 0 अंश पर सूर्य से चंद्रमा दूरी पे रहती है। इसके बाद नेक्स्ट तिथ्यर्धम करणम। तिथि का आधा क्या होता है, करण रहता है। तिथि को 2 भाग में, तिथि का मान जितना होगा उसको 2 में भाग दे देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, करण प्राप्त होगा। तिथ्यर्धम करणम, नोट कर लीजिए इसको भी। और करण कितने होते हैं ना, 11 होते हैं। करण कितने होते हैं, 11 करण होते हैं। और उसमें चौरकरण और स्थिरकरण, ये 2 प्रकार के करण रहते हैं। ये विषय पिछले कक्षा में भी हम लोग चर्चा किए थे, और एक बार चर्चा भी कर लेते हैं। करण कितने होते हैं, 2 होते हैं, चर और स्थिर। कुल मिला के 11 करण, चरकरण 4 और स्थिरकरण 7। 7 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और स्थिरकरण का प्रारंभ कहां से होता है, कहां से होता है ना, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होते हैं। एक तिथि में यदि 2 करण रहेंगे
कृष्ण पक्ष के आप 2 भाग में बांट लीजिए और ये 7 करण को 8 बार आवृत्ति करेंगे तो 8 सत्ता 56, स्थिर मतलब पूरा स्थिर होते हैं, उसमें 56 में 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 60 करण हो जाएंगे। एक महीना में 30 तिथि होते हैं, 30 तिथि के कारण तिथि के आधा जो है वो करण है, इसलिए एक तिथि में 2 करण, एक तिथि में यदि 2 करण होंगे टोटल कुल 60 करण की विचार हम लोगों को एक महीना में करना है। इसी कारण से जो शास्त्रीय प्राचीन विद्वान लोगों ने इसको सिस्टमेटिक एक व्यवस्था से बैठाए हैं तिथि में, वो कैसे हैं ना, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के उत्तरार्ध से प्रारंभ किए हैं। एक तिथि को 2 भाग में बांट दिए हैं। हम लोग वर्तमान क्या करेंगे, एक तरफ शुक्ल पक्ष और एक तरफ क्या करेंगे, कृष्ण पक्ष करेंगे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष करने के बाद प्रतिपद, द्वितीया और तृतीया, ऐसे करके आप लोग अपना अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। 4, 5, 6 मैं संख्या में लिख रहा हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तिथि ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे लाइन भी खींच लीजिए, उससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। इस तरफ भी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद पूर्णिमा, ऐसे करके लाइन खींच के बना दीजिए। आपको एक टेबल तरह तैयारी करना पड़ेगा और इस टेबल के हिसाब से समझ लेने से आपको प्रतिदिन का पंचांग देखने से, दृक पंचांग आप लोगों को कहा था, दृक पंचांग अपने अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा, आप लोगों को आइडिया आ जाएगी। थोड़ा गलती हो गया। देखिए एक पूर्वार्ध वाला कर लीजिए और दूसरे तरफ उत्तरार्ध का बना दीजिए, उत्तरार्ध का चार्ट। और यहाँ जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी है, हम लोग क्या समझे थे, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के उत्तरार्ध से स्थिरकरण की प्रारंभ होते हैं। स्थिरकरण क्या है, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न। तो चतुर्दशी के उत्तरार्ध में लिख लीजिए शकुनी, और अपना अपना मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, चतुर्दशी के जो उत्तरार्ध होगा उसमें शकुनी है, उसके बाद चतुष्पद अमावस्या में, चतुष्पद के बाद नाग, और जैसे कृष्ण पक्ष में आप बनाए हैं वैसे शुक्ल पक्ष में भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध करके 2 बना लीजिए। उत्तरार्ध, ठीक है, उसमें शकुनी, चतुष्पदा, नाग और किंस्तुघ्न 4 स्थिरकरण होते हैं। जो पूर्वार्ध में, शुक्ल पक्ष के पूर्वार्ध में आप यहाँ किंस्तुघ्न लिख लीजिए। किंस्तुघ्न लिख लेने के बाद और बाकी सारे जगह आपको चरकरण को बार बार आवृत्ति करना है, रिपीट करवाना है। और चरकरण कितने बार आवृत्ति होंगे, पिछले अभी बताया था 8 बार आवृत्ति होंगे। 8 सत्ता 56, 7 करण होते हैं चरकरण, जैसे बव, बालव, कौलव, तैतिल,
गर, बणिज और विष्टि। उसी प्रकार बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि इसी प्रकार रिपीट होते जाएंगे। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, विष्टि। बब आप लोग अपना अपना नोटबुक में इसी तरह बना दीजिए। बालव, कौलव, तैतिल में डॉट डॉट देकर गर, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि। इसी प्रकार फिर से पूर्णिमा में बवकरण स्टार्ट हो जाएगी उत्तरार्ध से। बव के बाद इधर कृष्ण पक्ष के पूर्वार्ध में बालव, कौलव इसी तरह रिपीट होगा। तैतिल, गर और बणिज, विष्टि इसी तरह रिपीट 8 बार आवृत्ति होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, विष्टिकरण हो जाएगी। आप लोग अपना अपना नोटबुक में तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको अभ्यास भी हो जाए, याद भी हो जाए, जिससे कोई समस्या बाद में ना हो। तिथि का आधा क्या हो रहा है, करण हो रहा है। और आपको पंचांग में अथवा कोई भी मोबाइल दृक पंचांग इत्यादि मोबाइल ऐप में इस प्रकार की सिस्टम आप लोग जब देखने लगेंगे तभी अभ्यास हो जाएगी और हमेशा के लिए ये याद हो जाएगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। इसको बार बार अभ्यास करने के लिए केवल इतना नाम याद होना चाहिए, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, विष्टि। और स्थिरकरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, शकुनी, चतुष्पद, नाग और केस्तुघ्न। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। हम लोगों के पास अभी बासर तो पता है सभी लोगों को। बार क्या होता है ना, एक सूर्योदय से द्वितीय सूर्योदय तक जो कालखंड है उसको सावन दिन हम कहते हैं, और उसी सावन दिन को एक बार कहते हैं। सप्ताह में 7 वासर होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 बार मतलब 7 सावन दिन। सावन दिन उसको भी नोट कर लीजिए, सावन दिन किसको कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सिद्धांत में, प्राचीन सिद्धांत में सावन दिन के हिसाब से ही सारा गणित करेंगे। सूर्योदय के आधार पे हम लोगों को गणित करना है, इसलिए सावन दिवस मतलब इसको हम कहेंगे सूर्योदय से सूर्योदय तक। जो कालखंड है उसको सावन दिन कहेंगे। सावन दिन के बाद एक चंद्र होता है और एक सौर होता है। चंद्रमास किसको कहेंगे हम लोग, जब 0 से लेके 0 तक मतलब शून्य बिंदु से लेके शून्य बिंदु तक एक कालखंड को, जैसे अमांत से अमांत तक चंद्रमास होता है। अमावस्या के अंतिम काल में सूर्य चंद्रमा की गति का अंतर शून्य होता है। इसी कारण से अमांतात अमांतम यावत, अमावस्या के अंतिम से लेकर के अमावस्या के अंतिम तक क्या होगा, चंद्रमास होगा। इसमें 2 पक्ष, एक पक्ष में 15 तिथि और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष करके 15-15 30 तिथियां होते हैं। अमांतात अमांत से अमांत तक, अमांतात अमांतम यावत चंद्रमासा। और सौरमास किसको कहा जाएगा, सूर्य के प्रत्येक महीने में एक एक सूर्य का संक्रमण होता है,
उसको सौर संक्रमण कहते हैं। 12 संक्रांति होती हैं, मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मकर संक्रांति। इसी प्रकार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों में 12 महीना में सूर्य एक एक राशि का संक्रमण करता है और उसको 12 संक्रांति कहा जाता है। और एक संक्रांति से लेकर के द्वितीय संक्रांति तक जो कालखंड होता है उसको सौरमास कहा जाता है। इसलिए सौरमास का परिभाषा आप लिख लीजिए, संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक, संक्रांति से संक्रांति तक कालखंड को सौरमास कहा जाता है। उसी तरह एक नक्षत्र दिन भी है। सूर्य का यदि सौर संक्रांति जैसे तिथि एक चांद्र दिन है, उसी तरह सौर दिन किसको कहेंगे ना, सूर्य का एक अंश भोग काल को एक सौर दिन कहा जाएगा। जैसे एक तिथि मतलब 12 अंश का जो अंतर है सूर्य चंद्रमा के अंतर, उसको एक चांद्र दिन कहा जाता है। उसी तरह संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक सौरमास, और एक अंश, एक सौरमास में 30 अंश भोग करेगा, इसीलिए एक अंश भोग करने के लिए सूर्य को जितना समय लगता है उसको सौर दिन कहा जाता है। और नक्षत्र दिन आप जानते हैं 24 घंटे का नक्षत्र मान होता है, उसको अहोरात्र भी कहा जाता है, और 60 घटी का होता है। इसलिए भचक्र भ्रमण, भचक्र मतलब संपूर्ण नक्षत्र चक्र का एक अक्षीय, पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण के द्वारा पृथ्वी अपने चारों ओर जो एक अहोरात्र में 24 घंटे में संपूर्ण चक्र ले जाता है, चक्र भोग करता है, उसको भचक्र भ्रमण कहा जाता है। उसी भचक्र भ्रमण को नक्षत्र दिन कहा जाता है। और ये चारों जो है सौर, श्रावण, चांद्र, नक्षत्र, ये चारों हमारी प्रत्येक दिन में व्यवहार हम लोग करते हैं, और इसी से तिथि, नक्षत्र, योग, करण का हम लोगों को ज्ञान होता है। अभी हम लोग जानते हैं सूर्य चंद्रमा के गति का अंतर को तिथि कहते हैं। उसी तरह योग जो है, योग भी 27 विषकुंभ इत्यादि 27 योग होते हैं, और विषकुंभ इत्यादि जो 27 योग हैं ये भी सूर्य और चंद्रमा के गति के अंतर को योग कहा जाता है। सूर्य चंद्र गति योग को ही योग कहा जाता है। वो तिथि जो है वो सूर्य चंद्रमा के गति का अंतर तिथि था, और योग जो है वो सूर्य चंद्रमा के गति के योग को योग कहा जाता है। तिथि, वासर, नक्षत्र, योग, करण, और अयन आप लोग जानते हैं उत्तरायण, दक्षिणायन, और गोल भी जानते हैं उत्तर गोल, दक्षिण गोल। एक ग्लोब आप लोग देखे हैं जो संपूर्ण ग्लोब को 2 भाग में बांट देता है, जो रेखा उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। इसी विषुवत रेखा संपूर्ण गोल को 2 भाग में बांटने के कारण एक 21 मार्च और 23 सितंबर को इसी विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य का प्रवेश रहता है, और उसी प्रवेश को विषुवत दिन कहा जाता है। सायन सूर्य मेष राशि में 21 मार्च को विषुवत रेखा के ऊपर प्रवेश करता है, उसको गोल संधि में प्रवेश है। वो गोल संधि क्या है आगे हम लोग समझेंगे। और सायन सूर्य 23 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करने के कारण उस दिन अहोरात्र दिन और रात्रि बराबर का होती है, और उसी विषुवत रेखा क्या करते हैं, उसी से क्या होता है 2 भाग में संपूर्ण गोल बट जाता है। एक उत्तर गोलार्ध, एक उत्तर गोल है, और दूसरा क्या है
दक्षिण गोल है। उत्तर गोल में मेष से लेकर के 6 राशि और दक्षिण गोल से तुला से लेकर के 6 राशि। मतलब सायन सूर्य का मेष आरंभ दिन से 21 मार्च से लेके 30 सितंबर तक 6 महीना तक वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 6 राशि में सायन सूर्य का भ्रमण रहेगा और हर एक महीना में सायन संक्रांति होगी। उस 6 महीना तक वो उत्तर गोलार्ध में रहने के कारण उसको उत्तर गोल कहा जाएगा। और तुला संक्रमण मतलब 23 सितंबर से लेकर के फिर से 21 मार्च तक 6 महीना लगेगी सूर्य को 6 राशि भोग करने के लिए, उसको दक्षिण गोलार्ध कहा जाएगा। दक्षिण गोल और उत्तर गोल के बाद दक्षिण अयन और उत्तर अयन। अयन मतलब चलन होता है और अयन उत्तरायण कब से प्रारंभ होता है? मकर राशि में सूर्य जब प्रवेश करे, मकर राशि के प्रारंभ से लेकर के मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, मिथुनांत बिंदु तक, मिथुन अंत बिंदु तक ये उत्तरायण है। इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरायण। और दक्षिणायन क्या होगी ना? कर्क राशि से प्रारंभ करके कर्क राशि में जब प्रवेश कर रहा है सूर्य, कर्क से लेकर के कर्क, मकर, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, धनु के अंत तक, कर्क से लेकर के धनु राशि के अंत तक, धनु राश्यंत तक इसको आप क्या कहेंगे? दक्षिणायन कहेंगे। इसको कैसे गोल में समझना है आगे हम लोग समझेंगे। जैसे मुंह करके चलना, उत्तर की ओर अपना मुख करके सूर्य का चलन होता है, इसीलिए हम मकर राशि से प्रारंभ करके मिथुन के अंत तक उसको उत्तरायण कहते हैं और कर्क राशि से धनु के अंत तक दक्षिणायन कहते हैं। 2 उत्तर गोल, दक्षिण गोल, उत्तरायण, दक्षिणायन। इसी प्रकार 2 विभाजन होता है। और ऋतु तो आप लोग जानते होंगे, 6 राशि 6 ऋतु होते हैं और 2-2 राशि का भोग काल को एक एक ऋतु कहते हैं। बसंत से ऋतुओं की प्रारंभ है। ये सब आप लोग जब पंचांग में देखने लगेंगे इसका भी जानकारी आप लोगों को धीरे धीरे होने लगेगा। ये बड़ा कष्ट विषय नहीं है। तो 12 राशि, 27 नक्षत्र और नक्षत्र के चरण विभाजन सामान्य ज्ञान हम लोग कर लेते हैं। वो विशेष ज्ञान आप लोग सब अपना अपना अभ्यास करके भी कर सकते हैं। एक नक्षत्र जैसे संपूर्ण 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र में 4 चरण होंगे। 4 चरण होंगे तो 27 नक्षत्र में कितने चरण होंगे ना? 27 को 4 में गुना करेंगे तो 108 चरण हो जाएंगे। तो संपूर्ण 27 नक्षत्रों का जो चरण है वो 108। हम लोग जानते हैं प्रत्येक माला में 108 माला रहती है और मंत्र जाप जो होता है एक माला में 108 बार हम लोग करते हैं और प्रत्येक चरण का एक एक मंत्र हम लोग जाप करते हैं। और 27 नक्षत्र में 108 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण याद कर लेना है। और एक राशि में उसी प्रकार कितने चरण है ना? 9 चरण है। तो 12 राशि में कितने चरण होंगे? 12 को 9 में गुणा करेंगे तो भी ये भी 108 चरण हो जाएंगे। ये भी सामान्य विषय है, इसको किसी किसी को पहले से पता होगा, लेकिन हम लोग सबको पता चले इसलिए सामान्य विषय को भी चर्चा कर रहे हैं। ये भी आप लोग अभ्यास अपना कर लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र और भरणी और कृत्तिका,
अश्विनी का 4, भरणी का 4 और कृतिका के 1 मिलके मेष राशि है। उसी तरह कृतिका नक्षत्र का और बच जाता है 1 चरण जाने के बाद। कृतिका नक्षत्र का कितना चरण बच गया है? 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, इसलिए कृतिका के 3 और रोहिणी नक्षत्र का 4, 4 3 7, मृगशीर्ष का 2 चरण मिलके ये वृषभ राशि बन जाएंगे। इसी तरह मृगशीर्ष के और 2 बचा, क्योंकि 2 चरण चला गया वृष राशि में, और मृगशीर्ष नक्षत्र के और बचा हुआ 2 चरण आद्रा का, उसके बाद मृगशिरा के बाद आद्रा का 4 और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण मिलके ये भी 9 चरण हो जाएंगे। इसमें मिथुन राशि बनता जाएगा। इसी प्रकार मिथुन, कर्क, पुनर्वसु का 3 चला गया है, बचा है और 1 चरण पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र के 4, पुष्य, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र के 4, ये कुल मिला के कर्क राशि बन गया है। इसी प्रकार कर्क के बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीना अपना अपना नोटबुक में आप लोग अभ्यास कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। एक नक्षत्र में 9 चरण होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। इसी प्रकार नक्षत्र और राशियों की परस्पर संबंध बन जाते हैं चरण के कारण। और राशियों, नक्षत्रों की समूह ही राशि कहा जाता है। और नक्षत्र किसको कहा जाता है? ना ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक एक नक्षत्र में कई सारे तारे होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में 3 तारा मिलके अश्वमुख जैसा दिखाई देता है, इसीलिए उसका नाम अश्विनी है। भरणी, कृतिका, प्रत्येक नक्षत्र में तारा विशेषों के द्वारा कुछ आकृति बन रहे हैं। उस आकृति को देखते हुए प्राचीन गणक लोगों ने उन नक्षत्रों के नामकरण किए हैं। और नक्षत्र के समूह के द्वारा राशियों की जो आकृति आकाश में प्राचीन आचार्यों को दिखाई दिया है, उसी प्रकार मेष, वृष, मिथुन इत्यादि, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि राशियों के भी नामकरण किया गया है। आज आप लोगों को सभी को धन्यवाद है। ये अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती तक 27 नक्षत्रों को याद कर लेना है। और योग, करण, ये सभी चीज को आप अपने मन से अच्छे से याद करके अगली कक्षा में आए। और आप सबको धन्यवाद है।